कैसे हो? आज मैं कृतिका का एक पाठ है समझाऊंगी अज्ञेय का कि मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को कम समझ में आता है। तो इसको हम पूर्ण रूप से ना समझेंगे तब तक हम इसके प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे। इस पाठ का सार हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सार में लेखक लिखने के लिए विवश है, और लेखक लिखने के लिए विवश क्यों है? अपने लिखने की व्यवस्था पर विचार करके जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। इन सब का संबंध आंतरिक जीवन को मानते हुए विभिन्न स्तरों पर विचार करता है और उनसे जुड़े लोगों की विशेषताओं को भी समझता है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। भी लेखक कहता है कि अगर हम आंतरिक अभावों को बाहर नहीं उबारेंगे तो इससे हम मुक्त नहीं होंगे। लेखन को समझना और पहचाना जा सकता है, यानी लिखकर ही लिखने की व्यवस्था से मुक्त हुआ जा सकता है। लेखक के अनुसार सभी लेखों की कृतिकार अथवा रचनाकार नहीं कर सकता। एक रचनाकार आंतरिक दीप्ति चेतना से प्रभावित होकर, मेन बात यहाँ क्या है, आंतरिक दीप्ति चेतना। कभी कभी बाहरी दबाव से भी आंतरिक दबावों की निर्भरता रहती है होने पर रचना लिखी जाती है, यानी बाहरी दबाव के आंतरिक दबाव होने पर भी रचना लिखी जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रचना के लिए बाहरी दबाव की प्रतीक्षा करते हैं। देखो कि रचना के यानी लिखने के लिए बाहरी दबाव की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात उनके लिए प्रभावित नहीं हो, वो उनके कारण लेखक प्रभावित नहीं होता, वह अपनी दीप्त चेतना से ही प्रेरित होकर लिखता है। लेखक के अनुसार कृति का आधार मनुष्य की व्यवस्था है। कृति का यानी लिखने का आधार क्या है? मनुष्य की एक व्यवस्था है। कृतिकार होकर भी लेखक के लिए भीतरी व्यवस्था को समझना कठिन है, अतः इसे वह अपनी कविता हिरोशिमा के माध्यम से समझता है। वह कहता है कि विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियो धर्मी प्रभाव की जानकारी थी। हिरोशिमा पर अणु बम के विस्फोट ने उसे प्रभावित किया और उसके कुछ लेख भी लिखे। भारत की पूर्वी सीमा पर हुए युद्ध के समय सैनिक मछलियों की आवश्यकता पड़ी सैनिकों को, और उन्होंने समुद्र में बम फेंके। इससे हजारों मछलियां मर गई और जीवों के इस नाश से लेखक को बहुत ही दुख पहुंचा। जापान गए तो वर्षों बाद हिरोशिमा के लोगों को बम से पीड़ित देखकर वह करार उठे। भारत के समुद्री जीवों के नाम से जुड़ी उस संवेदना से हिरोशिमा में पीड़ितता को देखकर और गहरा गई। एक दिन उसने सड़क पर चलते हुए एक पत्थर पर रेडियो धर्मिता से प्रभावित एक मानव आकृति की मात्र छाया को ही देखा था, और पीड़ा घनीभूत हो उठी। अणु बम विस्फोट की पीड़ा पुण्य ही उठी। बम विस्फोट अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई। संवेदना ने उसे कल्पनाशील बनाया और आत्मा से अनुभवों को महसूस कराया। उसकी अनुभूति आंतरिक वह विवश हो उठा और अनुभूति की ज्वाला भारत आने पर एक दिन अचानक रेल में यात्रा करते हुए हिरोशिमा नामक कविता के रूप में वो ढल गई, एक कृति के रूप में सामने आ गई, और लेखक अपनी उस भीतरी व्यवस्था से मुक्त हो गया। तटस्थ होकर उसे समझने की कोशिश करने लगा, और लेखक के अनुसार अनुभूति की ज्वालंता लिखने का कारण बनती है। स्थिति व्यक्ति की प्रत्यक्षता अथवा निकटता की नहीं है। यानी कवि क्या कहता है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये उसका एक प्रश्न है। अज्ञेय जी का अलग प्रक निबंध है ये, और इसमें लेखक ने अपने लेखक की मूल प्रेरणा पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना और लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। मेन पॉइंट लेखक का क्या है कि हम जब तक कुछ लिखेंगे नहीं तो उसके कारणों को नहीं जान सकते। वह अपने आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। यह इस प्रकार पाठ का सार है। यानी इसमें कठिन प्रश्न क्या है कि कठिन प्रश्न ये उठता है कि लेखक बताता है कि मैं क्यों लिखता हूँ। यही इसका एक मेन प्रश्न है
कि जितना सीधा मालूम पड़ता है उतना सीधा ये प्रश्न है नहीं, क्योंकि इसका संबंध कवि के अंतर्मन से है। अतः इसे संक्षेप में कहना आसान या संभव नहीं है। इस बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जितना औरों के लिए उपयोगी हो सकता है। यानी लेखक है वो विवस्था से मुक्ति पाता है। विवस्था से मुक्ति पाना, लेखक कहता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि बिना लिखे आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए ही लिखता हूँ। लेखक कर हमें व्यवस्था से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कृतिकार ख्याति प्राप्त करने के लिए भी लिखते हैं, यानी उनका समाज में मान सम्मान यश उनको प्राप्त मिले, इस कारण भी लेखक लिखते हैं। और आर्थिक के यानी उसके कारण भी लेखक लिखते हैं। आर्थिक स्थिति की अगर कमजोर और व्यवस्था कर देती है लेखक को, तो इसके कारण भी वो लिखता है। ख्याति मिल जाने के बाद बाहर की व्यवस्था के लिए भी लिखा जाता है कि बाहर से व्यक्ति को इतना कोई विवश कर देता है कि उसके हृदय के शब्द फूट पड़ते हैं। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशकों के तकाजों से, आर्थिक जरूरतों से, इन सब बातों के साथ ही कृतिकार यह बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी प्रेरणा का फल है। हमने जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा नामक एक पाठ पढ़ा था और उसमें कैसे वो बाहरी लोग जयशंकर प्रसाद को विवश करते हैं लिखने के लिए, उसी प्रकार ये भी आगे भी कहते हैं कि मेरे आंतरिक भाव और बाहरी दबाव के कारण भी मैं लिखने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। वास्तव में बाहरी दबाव भी प्राय भीतरी से प्रेरणा का कारण बनते हैं। कुछ लेखक आलसी भी होते हैं, वे बाहरी दबाव के बिना लिख ही नहीं सकते, तो यह उनकी क्या है, व्यवस्था है। और भीतरी व्यवस्था को लेखक बताता है कि आदमी आंतरिक बाहरी व्यवस्था के आधार पर ही लिखता है, लेकिन प्रश्न उठता है कि भीतरी व्यवस्था से क्या होती है, इसको बताना बहुत कठिन है। और इसका उदाहरण दिया जा सकता है कि लेखक विज्ञान का छात्र रहा है अतः उसने अणु, रेडियम धर्मी तत्व तथा अणु भेदन की बातों को भी अच्छी तरह से जाना है, समझा है। जब जापान में अणु बम गिरा तो उसके प्रवृत्ति प्रभावों का ज्ञान भी हुआ और यह देखकर उसके मन में विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति बौद्धिक विद्रोह भी था, किंतु वह अनुभूति स्तर पर न होकर बौद्धिकता स्तर पर ही था। इसलिए उसने उस विषय पर तब कोई कविता नहीं लिखी। और प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति भी गहरी चीज होती है। लेखक ने कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। कैसे कि लेखक को जब जापान जाने का अवसर मिला, वह हिरोशिमा के उस अस्पताल में भी गया जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार से लेखक के प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। ये बहुत एक मेन बात है कि अनुभव से अनुभूति यानी आंतरिक भाव वो गहरी चीज है, क्योंकि अनुभव तो घटित का होता है, लेकिन अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। तब अनुभूति का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। रचनाकार का वर्णन वही करता है। कवि ने हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उस समय अनुभूति प्रत्यक्ष की कमी थी। जब हिरोशिमा पर बम गिरा तब कवि ने की अनुभूति ऐसी हुई नहीं लिखने की। लेकिन कब होती है अनुभूति? जब कवि सड़क पर घूमते हुए जले हुए पत्थर को झुलसा हुआ देखता है और उस छाया को देखकर अवाक रह जाता है और इतिहास जैसे भीतरी कहीं साहस एवं जलते हुए सूर्य सा उसके अंदर उग आता है, कल्पना हो करता है और वो उसी में डूब जाता है और उसी क्षण वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन जाता है। जागी व्यवस्था बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ जाती है। वो व्यवस्था उसके आंतरिक भाव जागते हैं और बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर वो किस में आ जाते हैं? संवेदना और कल्पना में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक दिन हिरोशिमा पर कविता लिखी और यह कविता भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी गई है। कविता अच्छी है या बुरी है इससे कोई मतलब नहीं है, वह कविता अनुभव प्रस्तुत है, यही उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हमें इसके में समझने का मतलब यही है कि कवि की आंतरिक अनुभूति है और संवेदना और कल्पना से और बाहरी दबाव से भी व्यक्ति लिख सकता है। तो इसको पाठ का हम सार समझेंगे और इन बातों को समझेंगे तो इसके प्रश्न करना कठिन नहीं है। ठीक है।